आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के पास कहाँ-कहाँ से कैश आया और कहाँ उसने पैसा खर्च किया, इन बातों को एक सिस्टमेटिक वे में दिखाता है। अगर हम बिजनेस के कैश फ्लो की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिजनेस में आने वाले कैश और बिजनेस से बाहर जाने वाले कैश के मूवमेंट को हम कैश फ्लो कहते हैं। अब सवाल ये है कि बिजनेस में कैश कहाँ से आता है और कैसे खर्च होता है। तो बिजनेस में कैश इनफ्लो के बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कैपिटल के फॉर्म में पैसा आ सकता है, गुड्स को सेल करने पर पैसा आ सकता है, एसेट्स के सेल से हमें पैसा मिल सकता है, या हमें कहीं से कोई कमीशन इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। तो ये सारे सोर्सेज बिजनेस में कैश इनफ्लो के हो सकते हैं। इसी तरह बिजनेस के कैश आउटफ्लोज, कोई कैश परचेज हो सकती है, किसी क्रेडिटर का पेमेंट हो सकता है, लोन का पेमेंट हो सकता है, बिजनेस के एक्सपेंसेस का पेमेंट हो सकता है। तो ये सारे सोर्सेज बिजनेस के कैश आउटफ्लोज हैं। इन कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के डिफरेंस को हम नेट कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बिजनेस की एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज से होने वाले कैश फ्लो का टोटल करने पर हमें नेट कैश फ्लो मिलता है। इसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। आइए अब हम एक फॉर्मेट से कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखानी है, उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को दिखाएंगे और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल करने पर हमारा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। इस नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दें तो वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन पर आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो सबसे ऊपर हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिया। ये नेट प्रॉफिट हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस हमें नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में आपको दिखाई देगा। अगर हमें 2 ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो डिफरेंस आएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। इसके बाद हम इसमें उन एप्रोप्रिएशंस को ऐड करते हैं जो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज किए हैं। अगर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है तो उसे वापस ऐड करना होगा। अगर कोई प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया है हमने, वो ऐड करना है। अगर कोई प्रपोज्ड डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड है तो उन्हें ऐड किया जाएगा। इसी तरह किसी फंड में कोई ट्रांसफ़र किया है तो वो सारे एप्रोप्रिएशंस वापस ऐड किए जाएंगे। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस आता है। इस नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस में हम नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं उनको ऐड करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस नहीं हैं, लेकिन हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज कर दिए हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हमें वापस इनमें ऐड करना होगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, या कोई पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क को हमने राइट ऑफ किया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इन चीज़ों को हम वापस ऐड करते हैं। इसके बाद हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो P&L में हमने क्रेडिट कर रखी हैं, ऐड कर रखी हैं, उनको वापस लेस करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कोई इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, किसी भी तरह की कोई इनकम रिसीव हुई हो इन्वेस्टमेंट से। तो इससे हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल मतलब कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को लेते हैं, इनके डिफरेंसेस। अगर कोई करंट असेट डिक्रीज हो रही है तो उसे ऐड किया जाएगा। अगर कोई करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे ऐड किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई करंट असेट इंक्रीज है तो हम उसे लेस करेंगे, और करंट लाइबिलिटी अगर कोई डिक्रीज हो रही है तो उसे हम लेस करेंगे। इसके बाद हमारा इनकम टैक्स पेड जितना भी है जो दिया है, अगर इनकम टैक्स पेड लेस होगा तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
कंप्लीट होता है। उसके बाद बी पार्ट पर आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे सारी फिक्स्ड असेट्स आती हैं। तो कोई भी सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम्स जो रिसीव हुई हैं, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या कोई रेंट रिसीव, जो हमने वहाँ लेस किए थे वो यहाँ वापस ऐड होंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट थे, वहाँ से हमने हटा के यहाँ ऐड किए। तो इस तरह हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट होती है। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ कैपिटल का पार्ट जो है वो आता है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट जो हमने पे किया, शेयर्स के ऊपर अगर हमने डिविडेंड पे किया तो वो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। अब इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल करने पर हमारा नेट कैश फ्लो आता है। नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जैसा भी होगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज है और या इंक्रीज। इसके बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमें क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलता है। यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस के अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी हो सकते हैं, ये सारे मिलाकर हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं।